हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी क्लास 9th की जो पोइट्री सेक्शन है उसे आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट पोइट्री है उसका नाम है द रोड नॉट टेकन। मैं आपको बता दूँ पोएम स्टार्ट करने से पहले कि इस पोएम को लिखा किसने। इस पोएम को लिखा है आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे और इनकी जो पोएम्स होती थी जनरली ये ना नेचर पे लिखते थे। ठीक है, जैसे आप अभी तो ये 9th का पार्ट है, आप 10th में आएंगे तो 10th में भी आपकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स आपको मिलेंगी। तो ये जो आपकी पोएम लिखते थे वो जनरली नेचर पे बेस्ड होती थी, रूरल लाइफ को लेकर ये जो है अपनी पोएम को लिखते थे। इन्होंने एज ए टीचर भी काम किया था, मतलब इन्होंने टीचिंग भी की थी अपने करियर में, और इन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया था। ठीक है, और इनके जो वर्क थे, मतलब इनका जो पोइट्री थी उनमें से इनको काफ़ी जो पोइट्री थी इनकी फेमस, उसके लिए उनको पुलित्ज़र प्राइज़ भी जो है वो दिया गया था। ठीक है, तो ये इनका छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया है यहाँ पर। और क्या है, इनकी जो पोएम है उनमें ख़ास बात क्या होती है कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज जो है वो यूज़ करते हैं और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे या नेचर को लेकर के जो है ये अपनी पोएम्स को जो है लिखते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका टाइटल है आपका द रोड नॉट टेकन। अब ये जो टाइटल लिया गया है ना, द रोड नॉट टेकन, मतलब वह रोड जिसको नहीं चूज़ किया गया। इसका मीनिंग यहाँ पर ये है। तो आपको क्या समझ में आएगा, मान लीजिए आपके पास कोई, आप ऐसे आ रहे हैं यहाँ से रास्ते से, है ना, 1 सेकेंड, आप ना ऐसे करके कहीं से आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, और ये जो आपका यहाँ से ये जो रोड आ रहा है फॉर एग्जांपल, और ये ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, डाइवर्ज हो जाए, है ना। तो आप जब यहाँ से ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन होगा ना कि आप या तो यहाँ जा पाएंगे या यहाँ पर जा पाएंगे। तो राइटर क्या करता है, इसमें पोएट जो है वो क्या कर रहे हैं, वो इनमें से किसी एक रोड को चूज़ कर लेते हैं और एक जो रोड है उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो दोनों रोड पे एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकते थे। तो ये उसी रोड के बारे में है कि द रोड नॉट टेकन, मतलब जब वो आ रहे थे तो उन्होंने एक रोड को चूज़ किया और एक रोड को वो चूज़ नहीं कर पाए। ठीक है ना, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। दिस वेल नोन poem is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे उनकी जो पोएम्स हैं वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी होती हैं, और एक अमेरिकन पोएट थे आपके। ये जनरली कॉमन पीपल के बारे में या फिर रूरल लाइफ के बारे में, नेचर के बारे में, अपने जो भी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस थे उनके बारे में, उन्हीं के ऊपर इनकी जो पोइट्री है वो आपको मिलेगी। अब यहाँ पे ये जो आपकी पोएम है द रोड नॉट टेकन, ये जो रोड नॉट टेकन है ना, इसमें बेसिक जो थीम है जिसको आपको समझना है यहाँ पर, वो ये बताते हैं आपको कि कुछ लाइफ में ऐसी चॉइसेस होती हैं, जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, है ना, तो हम बहुत सोच के डिसीजन लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमारे जो डिसीजन है वो गलत हो जाते हैं और हम फिर बाद में रिग्रेट करते ही रह जाते हैं। हम डिसीजंस को फिर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो क्या समझ में आया है यहाँ पे कि हमें अगर कोई भी डिसीज़न लेना है, हमें कोई भी चॉइस करनी है, हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हमें ऐसे ऑप्शंस को ऐसे सेलेक्ट करना है बहुत ध्यान से, ताकि हमें बाद में रिग्रेट ना हो कि हमने ये वाला ऑप्शन तो चूज़ नहीं किया। तो उसी के बारे में ये आपका चैप्टर जो है वो है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, 2 roads diverge in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो यहाँ पर ये जो आपका फर्स्ट स्टेंजा है, इसमें देखो क्या बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पे आई जो है वो नरेटर ने या पोएट ने अपने लिए यूज़ किया है। यहाँ पे जो डी वर्ड्स है पहले उनको देख लो, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इसका सेम मीनिंग बताओ या इसका एंटोनिम बताओ, ऑपोजिट मीनिंग, तो उस तरह से कभी पूछ लेता है, तो आपको सारे मीनिंग्स पता होने चाहिए। डाइवर्स का मतलब क्या होता है जैसा मैंने आपको बताया, डाइवर्ज का मतलब है ये एक सिंगल कोई रोड है और ऐसे वो 2 पार्ट्स में से डिवाइड हो गई, मतलब डाइवर्जन हो गया वहाँ पे, तो ये हो गया आपका डाइवर्स। येलो वुड क्या है, येलो वुड यहाँ पे फॉरेस्ट के लिए यूज़ किया गया है। अब ये येलो है तो येलो से मतलब ये नहीं है कि वो येलो कलर का, येलो कलर क्यों होगा उसका, क्योंकि कुछ पत्तियाँ क्या हो जाती हैं, येलो हो जाती हैं, जब वो डिकम्पोज होने लगती हैं तो वो क्या होने लगती हैं, हल्का येलो कलर आने लगता है उस पर। तो ये फॉरेस्ट के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया, जिसके जो पत्तियाँ हैं पेड़ों पर वो कैसी हो गई हैं, वो अभी येलो टर्न हो गई हैं। अंडर ग्रोथ का मतलब क्या होता है, अंडर ग्रोथ का मतलब होता है ऐसा फॉरेस्ट वाला एरिया या ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, आपके जो प्लांट्स हैं या बुशेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत डेंसली वहाँ पर जो है वो ग्रो हो जाते हैं। तो देखो इसका मीनिंग समझ लो स्टेंजा का। एक बार क्या हुआ, पोएट कह रहे हैं यहाँ पे आई, उन्होंने अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या बताते हैं कि एक बार पोएट जो है वो जा रहे थे ऐसे रोड से,
है ना। और तभी वो ऐसे पॉइंट पे आ गए, एक डाइवर्जन पे आ गए, यहाँ पर आ गए मान लो वो, तो उनके सामने क्या हुआ कि उनका जो वो जो रास्ता, जिस रास्ते पे वो ट्रैवल करके आ रहे थे ना, तो वो ये 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड हो गया। तो ये फॉरेस्ट 2 रोड डाइवर्जन है, येलो वुड मतलब जंगल से आ रहे हैं, दोनों रोड जो है ऐसे डाइवर्ज हो गई हैं। और फिर वो सॉरी भी फील कर रहे हैं, उनको बुरा लग रहा है, आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कि वो दोनों रोड के ऊपर, दोनों रोड को एक साथ नहीं, दोनों रोड पे एक साथ नहीं जा सकते थे, है ना, एक बार में एक ही रोड पे वो जा पाएंगे। तो उनको बहुत बुरा लग रहा है कि वो दोनों रोड को जो है एक साथ दोनों रोड पे नहीं जा सकते, उनको अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। फिर वो और क्या कह रहे हैं यहाँ पे हमसे, वो हमें आगे बताते हैं। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, अब क्योंकि वो एक ही ट्रैवलर है वहाँ पे, जब वो अकेले वहाँ पे जा रहे हैं, अकेले पर्सन है, तो एक बार में एक ही रोड पे जा पाएंगे। अब उनको उसमें से चॉइस करना था, उनको उन दोनों रोड में से किसी एक को चूज़ करना था कि वो किस वाली रोड को चूज़ करेंगे यहाँ पर, राइट। तो उनको जब इन दोनों रोड में से चूज़ करना था, तो ये जो डिसीजन था उनके लिए काफ़ी टफ रहा होगा कि भाई किस रोड पे जाना है मुझे या किस रोड पे मुझे नहीं जाना है। वो जो पत्तियाँ येलो हो चुकी हैं वो क्यों हो गई हैं, ऑटम सीज़न की वजह से भी आप उसको कह सकते हैं, उसकी पत्तियाँ जो हैं वो येलो हो गई हैं, इसलिए येलो वुड के लिए उसको यूज़ किया गया है यहाँ पर। अब वो क्या कह रहे हैं आगे, टू एंड लुक डाउन वन एज आर एंड एज सॉरी एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट वेंट इन द अंडर ग्रोथ। तो जहाँ से वो खड़े होकर देख रहे हैं ना, दूर दूर तक उनको बस वो रोड ही दिख रहा है, फिर वो डाइवर्स हो जाएगा अभी जब वो आगे जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक सेकेंड। तो पोएट जो है वहाँ पे वो खड़े हो गए हैं और वो वेट कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मतलब मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूँ, बहुत ध्यान से देख रहे हैं, जितनी दूर तक उनको दिखाई दे पा रहा है वो रोड, उतनी दूर तक वो बहुत ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि उस रास्ते पे जाने से पहले वो जानना चाहते थे कि ये रास्ता बिल्कुल ठीक है, या मैं इस पे जाऊँगा तो मुझे आगे क्या, मतलब जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी यहाँ पर सोच रहे हैं। और ऐसा हमारी लाइफ में भी तो होता है ना, ये जो सिचुएशन बताई गई है ना, आप इसको रियल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस रहने के बाद भी हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हमें बहुत सारे ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन को चूज़ करना पड़ता है। जैसे आपके MCQs आते हैं एग्जाम में, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपको भी क्या करना पड़ता है, आपको बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना पड़ता है ना कि कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। अगर आपने सही कर दिया तो यू विल गेट 1 मार्क, है ना, और अगर नहीं करते हैं सही तो क्या हो जाता है, आपका गलत हो जाता है। इसमें तो कोई हाफ मार्क्स भी नहीं मिलता है, अगर गलत है तो गलत ही होगा ना। तो डिसीज़न के बारे में, चॉइसेस के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि हमें जो है टाइम लेना चाहिए। अगर हम किसी डिसीज़न को ले रहे हैं, कोई चॉइस कर रहे हैं, कुछ चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें बहुत थोड़ा टाइम लेना चाहिए कि उसका क्या डिसएडवांटेज हो सकता है या उसका क्या एडवांटेज है, वो हमारे लिए क्यों अच्छा है, हमें क्यों ऐसा करना चाहिए, हमारे लिए ठीक है भी या नहीं है। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर देखो यहाँ पर सेकेंड स्टेंजा की बात करते हैं। देन took the other just as fair, ये वाला स्टैंजा, and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। fair का मतलब क्या होता है, ठीक होना, अच्छा होना। claim का मतलब क्या होता है, जैसे आप कह सकते हैं कि डिमांड करना, या तो, है ना। ग्रासी का मतलब क्या होता है, अनयूज्ड आप कह सकते हैं यहाँ पे। भाई जैसे आप लोग जो बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे ग्राउंड वगैरह में, तो जहाँ पे जो जैसे आप खेलते रहते हैं वहाँ पे तो घास नहीं होती है, लेकिन जहाँ पे घास है वहाँ पे लोग कम जाते होंगे ना, जाने से जो है वो रास्ता बिल्कुल क्लीन हो जाता है। कुछ इस तरह से आप रिलेट कर लो इसको। वांटेड वेयर का मतलब क्या होता है, जिसको ज़्यादा यूज़ अभी नहीं किया। ये ग्रासी और वांटेड वेयर का मतलब यही है कि जिसको अभी यूज़ नहीं किया गया, दैट मीन्स कि अनयूज्ड आप इसको कह सकते हो। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे। आप पोएट जो है वो रास्ते को देख रहे हैं बहुत टाइम से, बहुत दूर तक जितना उनको दिखाई दे रहा है, वो बस यही सोच रहे हैं कि ये मेरे लिए ठीक है, क्या मैं इस रास्ते को चूज़ करूँ, क्या मैं इस पर चलना स्टार्ट करूँ। फिर जब वो सोचते हैं कि मैं इस वाले रास्ते को चुनूँगा, तो वो दूसरे वाले रास्ते के बारे में भी सोचते हैं कि क्या ये मेरे लिए ठीक है। तो उनको क्या लगता है, वो क्या रियलाइज़ करते हैं कि दोनों जो रास्ते हैं वो दोनों अच्छे हैं, जो दोनों उनको ऑप्शन मिल रहे हैं वो दोनों अच्छे हैं। तो वो सोचते हैं कि मैं एक पे चलना स्टार्ट करता हूँ, राइट। फिर वो और क्या कहते हैं, और क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि अगर मैं इस रास्ते पे जा रहा हूँ तो क्या मेरे लिए ठीक होगा, है ना। अब उनके पास 2 चॉइसेस मिल गई उनको। तो दूसरी वाली जो चॉइस थी वो कौन सी वाली थी कि ऐसा रास्ता जिसको उन्होंने चूज़ किया, वो उस वाले रास्ते को चूज़ कर रहे हैं कि जिसको लोगों ने कम यूज़ किया है। ग्रासियर वांटेड वियर है, तो मतलब क्या है कि वहाँ पे लोग कम गए होंगे, राइट। तो वो दूसरे वाले रास्ते को यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा और क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वांटेड वियर का मैंने आपको मीनिंग यहाँ पे बता दिया है। मतलब ये रास्ता वो है जिस पे बहुत सारे लोग नहीं गए हैं अब तक, और जब वो उस रास्ते पे जाने ही लगे, उन्होंने स्टार्ट किया, मतलब वो रास्ते पे चल रहे हैं, तो उनको क्या समझ में आएगा थोड़ी दूर जाने के बाद कि दोनों जो रास्ते थे जिनका वो सोच रहे थे कि कौन सा वाला रास्ता ठीक है और कौन सा वाला नहीं है, तो वो दोनों एक ही तरह से यूज़ हुए। भाई एक को थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लिया है,
रास्ता तो वही है ना, दोनों दोनों रास्ते में से किसी पे भी कोई ट्रैवल कर सकता है। डिपेंड करता है चॉइस पे कि किन लोगों ने पहले वाले रास्ते को चूज़ किया और किन लोगों ने दूसरे वाले रास्ते को चूज़ किया। दोनों रास्ते जो हैं वो लगभग सिमिलर ही थे। हमारी लाइफ में ऐसा ही होता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन है, कोई हमारे पास ऑल्टरनेटिव हमें दे दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसमें हमारा बेनिफिट होता है, जिसमें हमें एडवांटेज मिल रहा होता है ना, कि हमें इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कहीं हमें दिखती है कि ये प्रॉब्लम है या डिसएडवांटेज हमारे लिए है, तो हम उसको नहीं चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो आपको क्या करना है, आपको उसको फेस करना है, ठीक है। अब आप सोचते हैं कि आप सही ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो सही ऐसा भी हो सकता है कि वो सही ऑप्शन आपके लिए ना हो। थर्ड स्टैंजा में देखो वो क्या कह रहे हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. तो उन्होंने पहला वाला रास्ता नहीं चूज़ किया, वो सेकंड वाला रास्ता जो है उसको चूज़ कर रहे हैं। तो और क्या कह रहे हैं थर्ड स्टेंजा में, वो कहते हैं कि दोनों रास्ते उनके लिए लगभग सिमिलर थे। मतलब जिस दिन वो जा रहे थे तो उनको दोनों रास्ते सिमिलर दिखाई पड़ रहे थे उस मॉर्निंग में, और दोनों पे पत्तियाँ गिरी हुई थी, ठीक है। और उन्होंने अभी तक किसी ने भी उनके ऊपर पैर नहीं रखा है, मतलब कोई वहाँ से क्रॉस नहीं हुआ है, क्योंकि वो अभी भी कैसे कलर की हैं, ग्रीन कलर की हैं जो पत्तियाँ वहाँ पे गिरी हुई हैं। तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि एक काम करता हूँ, जिस रास्ते में पत्तियाँ पड़ी हुई हैं, जिसको अभी लोगों ने जहाँ पे उन्होंने देखा कि वो पत्तियाँ जो हैं अभी भी ग्रीन है, तो वहाँ पे वो क्या डिसाइड करते हैं कि भाई जो फर्स्ट वाला रोड है ना, मैं उसको किसी और दिन ट्रैवल करूँगा। मतलब उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया कि मैं आज सेकंड वाले रोड पे, कि जिसको लोगों ने कम यूज़ किया है, जो ग्रासी और वांटेड वियर वाला मैंने आपको बताया था, वो वही वाला रास्ता जो है उसको चूज़ कर लेते हैं। तो वो फिर से यही कह रहे हैं कि हमें भाई ऑप्शन चूज़ करना है, हमें बहुत ही ध्यान से ऑप्शन जो है वो चूज़ करना चाहिए। और वो अभी भी उन्हें डाउट है ना, उनको ये भी पता था कि वो ये भी डाउट कर रहे हैं कि उनको ये लग रहा था कि क्या मैं मतलब कभी वापस भी आ पाऊँगा, फर्स्ट रोड को ट्रैवल करने के लिए मैं जा तो रहा हूँ, है ना, लेकिन मैं सेकंड रोड पे गया जिसको कम लोगों ने यूज़ किया है, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। और वो यही सोच रहे हैं कि मतलब उनको डाउट है कि क्या मैं कभी वापस भी आ पाऊँगा इस रोड को ट्रैवल करने के लिए। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, somewhere ages and ages hence, two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. तो अब लास्ट में वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि फ्यूचर में वो थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे, है ना। और वो क्या कहते हैं कि एक टाइम था कि जब वो ऐसे पॉइंट पे आ गए, ऐसी सिचुएशन में आ गए कि उनके पास दो ऑप्शन थे। सिचुएशन में ही तो फंस गए ना, कि वो एक रास्ते में जा रहे हैं और वो ऐसे जगह पे आ गए कि जहाँ पे दो मतलब डाइवर्जन हो रहा है, दो रोड्स में वो डिवाइड हो गई है एक सिंगल रोड। तो उनके पास ऑप्शन था कि किसको चूज़ करना है, किसको नहीं करना है। तो वो एक बार में एक ही रोड पर जा सकते थे। उन्होंने कौन सा वाला रोड चूज़ किया, जिसपे कम लोग ट्रैवल किया था जिन्होंने, उसको वो चूज़ कर लेते हैं। और ये डिसीज़न जो है वो उनके लिए, वो बता रहे हैं कि ये जो डिसीज़न था जो उन्होंने अब वो चूज़ कर रहे थे यहाँ पे, उसी से उनका फ्यूचर जो है वो बदलेगा। क्योंकि उनको डाउट हो रहा था कि मैं वापस आ भी पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। तो वो यही कहते हैं कि भाई फ्यूचर में हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम जो है हमारे पास जब ऑप्शंस होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम जल्दीबाजी में डिसीज़न ले लेते हैं, हम सही डिसीज़न नहीं चूज़ कर पाते हैं बिल्कुल भी। और फिर बाद में जब कुछ गलत होने लगता है या कुछ गलत हो जाता है तो हम क्या करते रहते हैं, बस हम हमेशा रिग्रेट ही करते रहते हैं। तो ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं मैसेज है यहाँ पे, कि हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। जब भी हम कोई चॉइस कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छे से सोच समझ कर किसी भी चीज़ के बारे में चॉइस करना चाहिए, किसी भी चीज़ के बारे में डिसीज़न लेना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार आपने डिसीज़न ले लिया है तो फिर आप उसको ऐसे वापस नहीं कर सकते हैं। और आपका जो फ्यूचर है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, आपका फ्यूचर उसी पर डिपेंड करता है जो आप आज प्रेजेंट में जो भी आप चॉइसेस करते हैं, जो भी चीज़ें आप सेलेक्ट करते हैं ना, उसी पर आपका फ्यूचर जो है वो डिपेंड करता है यहाँ पर। तो आई होप आपको चैप्टर जो पोइट्री है वो समझ में आ गई होगी। एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, देखो राइमिंग स्कीम, वैसे तो अलग से मैंने इसका वीडियो डाल रखा है राइमिंग स्कीम निकालने का, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं, ये लास्ट में जो है आपका वुड लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप ए मान लीजिए, राइट। अब ये जो आपका सेंटेंस लिखा, ये जो आपकी लाइंस लिखी ना, इनके लास्ट के वर्ड आप चेक करो, ओनली लास्ट वर्ड, ये स्टूड, वुड, बोथ, स्टूड, कुड, और ये अंडर ग्रोथ है ना। तो वुड को हमने ए मान लिया यहाँ पे। बी बोथ, क्या वुड और बोथ आपस में मैच कर रहे हैं, जैसे आपने बचपन में कहा होगा कि राइमिंग वर्ड लिखो, लेक में केक, ऐसे है ना, टॉय बॉय, इस तरह से। तो वुड और बोथ क्या आपस में रिलेट कर रहे हैं, मतलब राइम कर रहे हैं, नहीं, तो इसको हमने ये मान लिया, तो इसको भी मान लो। नेक्स्ट आओ, वुड बोथ स्टूड, अब ये जो स्टूड है या तो ये वुड से मिल रहा है यहाँ पे, या बोथ से मिल रहा है। तो किससे मिल रहा है यहाँ पे, ये वुड से मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फिर से ए, इस पर हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट है आपका कुड, तो ये कुड भी मैच कर गया वुड और स्टूड वाले से, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे, इसको भी हम ए लिख देंगे।
लास्ट में क्या है आपका अंडर ग्रोथ, बोथ अंडर ग्रोथ, बोथ अंडर ग्रोथ, ऐसे बोलेंगे तो लगेगा कि राइम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा लास्ट में बी। तो राइमिंग स्कीम जो है आपकी इस वाली पोइट्री की वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी ए बी ए बी, है ना। आपको याद नहीं करना है, ऐसे रटना मत इसको, बस समझ लेना। ओके, उसके अलावा इसमें पोएटिक डिवाइसेस जो यूज़ हो रहे हैं उसके लिए मैं अलग से पूरा वीडियो डाल दूंगी, तब हम इसको जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, पोएम समझ में आ गई होगी। जितनी भी पोएम है उनमें आपको सबको जो पोएट का नाम है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो पोएम का नाम है वो भी आपको याद करना चाहिए। और एनसीईआरटी से पढ़ने का आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि जब एक्सट्रैक्ट आ जाते हैं ना आपके सामने कि आपको 4-5 लाइन दे दी हैं, लाइंस दे दी हैं और आपसे कहा है कि क्वेश्चन के आंसर करो, तो अगर आपने वो क्वेश्चन के आपको एक्सट्रैक्ट भी नहीं ऐसे आ रहा ना और आपने पोएम पढ़ रखी होगी, तो आप बहुत ही आसानी से उनके आंसर जो है वो बना पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।